हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम अपनी लेक्चर सीरीज़ का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं ज़ीरो टू एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स में। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है लीनियर वेक्टर स्पेस। इसको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे हम और बहुत इजी लैंग्वेज में, ताकि आपको जो इसका बेसिक कंसेप्ट है वो समझ में आ जाए और ये वेक्टर स्पेस क्यों यूज़ करते हैं हम क्वांटम मैकेनिक्स में, ये भी आपको पता लग जाएगा। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। इसके पीडीएफ नोट्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ये जो मैंने नोट्स बनाए हैं ये एक्चुअली में सिर्फ समझाने के लिए हैं। एक्चुअल नोट्स जिसको आप एग्ज़ाम में लिखेंगे वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा लिंक। तो स्टार्ट करते हैं। तो वेक्टर स्पेस क्या होता है, ठीक है। तो जैसे कि नाम से सजेस्ट हो रहा है कि वेक्टर स्पेस, ठीक है। तो वेक्टर स्पेस क्या होता है? वेक्टर मीन्स कि यहाँ मैथमेटिकली जो हम वेक्टर यूज़ करते हैं, आई कैप, जे कैप, के कैप, ये यूनिट वेक्टर्स हैं हमारे पास। तो आप वेक्टर स्पेस को ऐसा समझ लीजिए कि एक प्लेग्राउंड है, ठीक है। इस प्लेग्राउंड के अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स रखे हैं। ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे क्या है? वेक्टर्स हैं, ठीक है। अलग अलग डायरेक्शन में बहुत अलग अलग टाइप के वेक्टर्स होंगे। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, कोई ए वेक्टर है जिसकी वैल्यू है 2 i कैप, 3 j कैप, 4 k कैप, ठीक है। तो ये हमारे पास वेक्टर है। तो ये ए वेक्टर हो गया, ऐसे ही ये बी वेक्टर होगा, ये सी वेक्टर होगा, ये डी वेक्टर होगा। ऐसे ही ये बहुत सारे इसमें प्लेग्राउंड है, इसमें बहुत सारे वेक्टर्स फैले हुए हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स हैं ये। तो अब हम यहाँ पे मैंने लिखा है ऐड टू ऑब्जेक्ट्स वेक्टर। अब कोई भी हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स को हम लोग कोई भी वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने कि कोई भी मैंने वेक्टर लिया उसको हम ऐड कर सकते हैं। तो नॉर्मली आप देखते हैं कि जो ऑर्डिनरी वेक्टर 3D में होता है, ए इज इक्वल टू 1 2 3, मतलब 1 i कैप, 2 j कैप, 3 k कैप। अब मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी है कि जो आई कैप जे कैप बहुत ही ईजी लैंग्वेज में मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये होते क्या है। तो हम एक 3D यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेते हैं कुछ इस टाइप का, जिसमें यहाँ पे ये है जेड, ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस। अभी आई कैप क्या होता है? इस वेक्टर को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ 1 i कैप, 2 j कैप, 3 k कैप, ठीक है। अगर ये आपको समझ में आ रहा है तो आप स्किप कर सकते हैं, वरना जिसको नहीं पता मैं बता रहा हूँ कि 1 i कैप मतलब हम लोग, आई कैप होता है एक्स डायरेक्शन में, मतलब एक्स में हम लोग 1 चलेंगे, 1 चल गए। देन आई कैप, जे में हम 2 चले, जे होता है वाई के लिए, तो जे में हम 2 चले, मतलब यहाँ पे 2 चले, जे कैप। और फिर 3 आया के कैप, तो 3 में हम 3 आया आपका जेड के लिए, तो मतलब जेड में हम कितना चले? 3 चले। तो आप पहले यहाँ चले, देन आप 2 पे चले, देन आप 3 पे चले। तो ये जो फाइनल आ रहा है आपका ओरिजिन से, ये वाला वेक्टर, ये वेक्टर इस वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। ये जो लाइन है इस वेक्टर को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो यहाँ पे यही होता है हमारे पास जो 3D वेक्टर्स होते हैं, जैसे 1 2 3 आई के कैप लिखा है, ये एक वेक्टर है। और ये ए वेक्टर कहाँ पे होगा? ये ए वेक्टर होगा आपका इस प्लेग्राउंड में। ऐसे ही ये बी वेक्टर है, 0 - 1 4, 0 i कैप प्लस -1 j कैप प्लस 4 k कैप। ये किस में है आपका? ये है आपका इसी प्लेग्राउंड में। तो आप देख रहे हो, जब मैंने इन दोनों का एडिशन करा इस प्लेग्राउंड में, मतलब ये आपका वेक्टर स्पेस है, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको प्लेग्राउंड की तरह यूज़ करा है एक लेमन लैंग्वेज में, कि ये आपका हमारे पास एक प्लेग्राउंड है। यहाँ पे एक वेक्टर है, 2 वेक्टर है, इसमें बहुत सारे वेक्टर्स हो सकते हैं। अभी हम एग्जाम्पल के लिए सिर्फ 2 वेक्टर ले रहे हैं, और ये वेक्टर किस में है? 3D में है। तो अब वेक्टर स्पेस के लिए हमारे पास जो होता है, लीनियर वेक्टर स्पेस के लिए हम लोग 2 3 चीज़ें यूज़ करते हैं। पहले हम उनको ऐड करेंगे, तो ए बी को जब हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? 1 + 0 1, 2 - 1 1, एंड 3 + 4 7 के। तो आप देख रहे हो ये वाला वेक्टर भी स्टिल स्पेस में होगा, स्टिल इन स्पेस। मतलब ये जो वेक्टर हमने नया वेक्टर आया है उसको हम सी, अगर सी बोल देते हैं, इसको अगर हम सी बोल देते हैं, ए प्लस बी का सम, ये वाला वेक्टर भी इसी प्लेग्राउंड के अंदर ही एग्जिस्ट करेगा, इसके बाहर एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये इसी के अंदर एग्जिस्ट करेगा। तो जब हम लोग 2 वेक्टर्स का सम करते हैं तो जो तीसरा वेक्टर बनता है, तो वो हमारे पास वो भी वेक्टर स्पेस में ही लाई करता है। ऐसे ही अगर मैं ए ए वाला जो मेरे पास ये था वेक्टर, इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई, कोई भी स्केलर आप कुछ भी ले सकते हो, 3 4 5 एक नंबर है, तो जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 है, तो हमारे पास आ जाएगा 2 4 6, ठीक है। तो 2 4 6 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 i कैप, 4 j कैप, 6 k कैप। तो आप ये वाला वेक्टर भी देखोगे, ये वाला वेक्टर भी इसी के अंदर लाई करेगा, प्लेग्राउंड के अंदर।
तो सिंपल मतलब है कि जब भी आप 2 या 3 वेक्टर, 4 वेक्टर, इनको जब आप ऐड अप करते हो तो, और जब आप मल्टीप्लाई करते हो किसी भी स्केलर से किसी वेक्टर को, तो आपके पास जो भी आता है वो वेक्टर स्पेस में लाई करेगा, वेक्टर स्पेस के अंदर ही रहेगा, मतलब प्लेग्राउंड के अंदर ही रहेंगे सब कुछ। सो द रिजल्ट विल ऑलवेज स्टेज इनसाइड द प्लेग्राउंड। ऐसे ही क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हमने लिए, ये जो ABC वेक्टर्स थे, यही हमारे पास वेव फंक्शन होता है, और इसी वेव फंक्शन को दूसरा नाम होता है स्टेट वेक्टर। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ psi1x, psi2x, सो दे आर नथिंग, दे आर जस्ट स्टेट वेक्टर्स। ठीक है, जैसे हमारे पास A वेक्टर था, उसकी पोजीशन अलग थी, B वेक्टर था उसका अलग था, C वेक्टर था अलग था, तो इनफाइनाइट हमारे पास ये वेक्टर्स हो सकते हैं। ऐसे हमारे पास इनफाइनाइट वेव फंक्शन या फिर स्टेट वेक्टर हो सकते हैं। वेव फंक्शन और स्टेट वेक्टर को हम लोग सेम चीज़ बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको कि क्वांटम मैकेनिक्स में हम लोग वेव फंक्शन, स्टेट वेक्टर क्या होता है, और हम लीनियर ये वेक्टर स्पेस क्यों पढ़ रहे हैं। तो लीनियर वेक्टर स्पेस हम इसीलिए पढ़ते हैं ताकि उसका एक एनालॉजी, उसका एक आप कह सकते हो मिरर इमेज की तरह हम क्वांटम मैकेनिक्स में यूज़ करेंगे कि ये वेव फंक्शन एक्चुअली में होता क्या है। तो ये वेव फंक्शन सारी वही चीज़ें फॉलो करता है जो वेक्टर स्पेस फॉलो करता है, मैथमेटिक्स। हम मैथमेटिक्स में नहीं जाएंगे क्योंकि अभी मैं आपको आगे अगले लेक्चर में हिल्बर्ट स्पेस पढ़ाऊंगा, तो वहाँ पे इसका यूज़ होगा कि हिल्बर्ट स्पेस में जैसे यहाँ पे वेक्टर स्पेस है नॉर्मल मैथ्स में, क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर हिल्बर्ट स्पेस होता है। तो वो अगले लेक्चर में आएगा कि हिल्बर्ट स्पेस एक्चुअली में होता क्या है, तो वो क्या क्या मैथमेटिक्स को फॉलो करता है, वो बात की बात है। अभी हम सिर्फ एक एसेंस में जा रहे हैं, फील में जा रहे हैं कि ये एक्चुअली में वेक्टर स्पेस होता क्या है। अब नाउ वेक्टर स्पेस, इन वेक्टर स्पेस देयर आर बेसिस। अब व्हाट इज बेसिस? अ मिनिमल सेट ऑफ वेक्टर्स फ्रॉम विच यू कैन बिल्ड बाय लीनियर कॉम्बिनेशन एवरी अदर वेक्टर इन स्पेस। सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करते हैं। सो वेक्टर्स जो बेसिस होता है, I J K कैप, ये बेसिस होता है, इनके बगैर आप वेक्टर को इमेजिन ही नहीं कर सकते। जैसे मैंने यहाँ ये लिखा है ए को 1 I कैप, 2 J कैप, 3 K कैप, तो ये आई कैप क्यों लिख रहा हूँ मैं बार बार? इनके बगैर मैं आइडेंटिफाई कर ही नहीं सकता कि ये 1 कौन सी डायरेक्शन में है, एक्स में है कि वाई में है। तो आई कैप इसका मतलब ये एक्स में है। 2, 2 आप कहाँ चले, मैग्नीट्यूड किस डायरेक्शन में चले, वाई में। और 3 मैग्नीट्यूड आप कहाँ चले, वो आप चले जेड डायरेक्शन में। इसीलिए हमारे पास बेसिस ज़रूरी होते हैं। ठीक है, तो 2 डायमेंशन में आपका जो बेसिस होता है आई कैप, वो होता है 1 0। ठीक है, और हम लोग मैट्रिक्स की लैंग्वेज में देखेंगे तो ये हो जाएगा 1 0। ऐसे ही जे कैप क्या हो जाएगा, 0 1। ठीक है, 3D में 1 0 0 0 1 0 0 0 1। सो 3D में आई क्या हो जाएगा हमारे पास 1 0 0, जे क्या हो जाएगा हमारे पास 0 1 0, और के क्या हो जाएगा हमारे पास 0 0 1। देखिए आप चाहे ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, मैट्रिक्स की फॉर्म में, दोनों ही सेम चीज़ है, बस बेसिस समझ में आना चाहिए। तो इन ये ऐसे सेट है, वेक्टर्स के सेट है, ये वेक्टर्स के सेट ही तो है। इनका जब हम लीनियर कॉम्बिनेशन करते हैं, लीनियर मतलब प्लस, ठीक है, कंबाइन करते हैं उनको जब हम, तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट स्पेस बनते हैं। जैसे यहाँ पे देखो I J K तो है ही है, लेकिन इनका लीनियर कॉम्बिनेशन हम अलग अलग नंबर्स के साथ यूज़ करके हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स बना सकते हैं। अब अगर आप यहाँ पे 1 3 4 लिखेंगे तो एक नया वेक्टर बन जाएगा। ठीक है, 1 I कैप, 3 J कैप, 4 K कैप, ऐसे यहाँ पे 1 2 3 के 3 है, आप कुछ भी यूज़ करेंगे तो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट सेट्स ऑफ वेक्टर्स बन सकते हैं यूजिंग दिस बेसिस वेक्टर्स। तो ये बेसिस होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा बेसिस क्या होता है। तो यही हमारे पास बेसिस है, और वेक्टर स्पेस का थोड़ा सा एसेंस मैंने आपको दिया है कि क्या होता है। अब नाउ इसके बाद ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत कन्फ्यूजिंग करता है स्टूडेंट्स को कि क्वांटम मैकेनिक्स में हम रिलेट कैसे करें चीज़ों को। तो अभी मैंने आपको बताया साई, ठीक। अब आप ऐसा समझो कि एक स्टूडेंट है, ठीक है, स्टूडेंट है तो वो दिन मतलब उसका पूरा जो लाइफ है, मतलब जो उसका पूरा दिनचर्या है, जो उसका पूरा डेली लाइफ, जो उसका डेली बेसिस पे वो क्या क्या करता है। तो स्टूडेंट क्या करता है, स्टूडेंट घर पे रह सकता है, स्टूडेंट ग्राउंड में जा सकता है, हमने दो ही पॉसिबिलिटी ली है। तो स्टूडेंट है, उसके डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स हैं, मैंने आपको बताया ना स्टेट वेक्टर, तो वही है ये पहला स्टेट वेक्टर है। दूसरा, ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट हो सकता है, किस स्पेस में प्रेजेंट होगा वेव फंक्शन ये वाला, हिल्बर्ट स्पेस में, हिल्बर्ट स्पेस में। ठीक है, ये हम आराम से कल पढ़ेंगे, क्या आएगा इसके बारे में वो देखेंगे। बट अभी के लिए आप इतना समझो कि स्टूडेंट है और वो एक बार घर पे हो सकता है या फिर वो ग्राउंड पे हो सकता है। ये हमने दो केस लिए।
और ये दोनों केस का हमने क्या कर दिया, लीनियर कॉम्बिनेशन बना दिया। लीनियर कॉम्बिनेशन मतलब ये आपको दिख रहा है, ये स्केलर है, नंबर हो सकता है कोई भी नंबर, और ये क्या है, ये उसका स्टेट वेक्टर है। ये क्या है, स्टेट वेक्टर। ये कौन सी स्टेट में है, वो होम पे है, ठीक है। ये कोई नंबर होगा, ये कौन सी स्टेट पे, ग्राउंड पे है, और है क्या, वो स्टूडेंट है। तो ये हमारे पास वेव फंक्शन होता है, ठीक है। तो एक वेव फंक्शन का डिफरेंट डिफरेंट स्टेट वेक्टर्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। इसी को हम लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बोलते हैं। वहाँ हम लीनियर कॉम्बिनेशन बोल रहे थे, यहाँ हम क्या बोलते हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बोलते हैं, ठीक है। यही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है कि एक वेक्टर को, एक स्टेट वेक्टर को आप, एक वेव फंक्शन आप कितने सारे स्टेट वेक्टर्स में, कितने वेव फंक्शंस में आप दिखा सकते हो, ठीक है। अब हम तीसरा केस ले लें कि, हम तीसरा केस ले लेते हैं कि एक स्टूडेंट है, वो एक बार ग्राउंड में है, वो एक बार होम पे है, और वो फ्रेंड्स के साथ है, ऐसे आप, और अभी वो एक्सरसाइज कर रहा है। तो आप देख रहे हो कि एक ही स्टूडेंट के चार स्टेट वेक्टर वो कहीं भी हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इन जनरल मैं बात करूँ अगर, तो 3D में क्या होता है, कोई वेक्टर है तो उसके तीन स्टेट हैं, जैसे साई था, साई 1, साई 2, साई 3, साई 4। तो 3D में कोई वेक्टर ए है तो उसका क्या होगा, A1, A2, A3। बी कोई है तो बी के कितने स्टेट हो सकते हैं, B1, B2, B3। कैसे हो सकते हैं, यहाँ देख लो, ए है, ए वेक्टर क्या है, A1 आई कैप, A2 जे कैप, A3 के कैप, बी आई कैप, B2 जे कैप, B3 के कैप। तो आप देख रहे हो कि 3D में हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म पे ऐसे दिखाते हैं और वेक्टर फॉर्म पे ऐसे दिखाते हैं किसी भी वेक्टर को। ये तो नॉर्मल सी चीज़ आपने पढ़ा है 12th में भी। अब हम बात करेंगे वेक्टर्स इन एन डायमेंशनल स्पेस कि एन डायमेंशन में हमारे पास कैसा होगा। सो इन 3D वी राइट XYZ, बट वी कैन इमेजिन हायर डायमेंशन नॉट फिजिकली विजिबल। अब आप, हमारा ह्यूमन माइंड जो है वो 3D को इमेजिन कर सकता है, 4D को भी कर सकता है टाइम को, लेकिन हम लोग हायर डायमेंशन को इमेजिन नहीं कर सकते। बट नहीं कर सकते तो इसका मतलब वो मैथमेटिकली नहीं होगा, बिल्कुल पॉसिबल होगा। सो एन डायमेंशन में वेक्टर, जैसे मैंने यहाँ लिखा था A1, A2, A1, A2, A3, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, वी कोई वेक्टर है, V1, V2, V3, V4 डॉट 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 Vn कांट रिप्रेजेंट एज आई एक्स। अब देखिए 3D में तो हम लोग किसी वेक्टर को A1 आई कैप, A2 जे कैप, A3 के कैप में कर सकता हूँ। अब मैं अगर आपसे बोलूँ कि यार मेरे पास ये एलिमेंट है हमारे पास, अब A1, A2, A3, A4, ज़रा इसको वेक्टर फॉर्म पे करके दिखाओ, तो हम नहीं कर सकते। आप 3 तक कर सकते हो, I J K, चलो T भी कर लोगे, लेकिन A5 कर लो फिर, तो A5 में तो आप कर ही नहीं पाओगे। इसीलिए इन हायर डायमेंशन वी डोंट यूज़ I कैप, J कैप, K कैप, बट हम जो यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं मैट्रिक्स A1, A2, A3। लो, आपको कितना बनाना है, 10 बनाना है, 10 बना लो, 10 बना लिया हमने इसको। अब तो हायर डायमेंशन में हम लोग आई कैप, जे कैप, के कैप यूज़ नहीं करते हैं। जब हायर डायमेंशन हो जाती है 3 से ज़्यादा, तो हम लोग फिर मैट्रिक्स यूज़ करते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पे वी को ऐसे लिख दिया। सो इन क्वांटम मैकेनिक्स द डायमेंशन में बी इनफाइनाइट। क्वांटम मैकेनिक्स में डायमेंशन इनफाइनाइट हो सकती है। तो इसीलिए जो आपने बहुत सारे एग्जाम्पल सुना होगा कि अ, अभी आपका स्कूल है वहाँ पे, ठीक है, आप गए और उसको कोई नहीं देख रहा है, तो वो स्कूल कुछ भी हो सकता है, वो टेबल भी बन सकता है, वो एक एप्पल भी बन सकता है। तो वो यही चीज़ होती है कि उसके इतने डे इनफाइनाइट स्टेट वेक्टर्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। आई होप आपको थोड़ा इस चीज़ का समझ में आया होगा। तो यही स्टेट वेक्टर्स के बारे में जो है इंफॉर्मेशन, ये हमको देता है वेक्टर स्पेस, ठीक है। और इन डायमेंशन में ये चीज़ होती है। अब नाउ इसके बाद हमारे पास आता है स्केलर प्रोडक्ट एंड इनर प्रोडक्ट। तो मैंने आपको बताया 3D में, 3D लिखा है यहाँ पे, ए को हम क्या लिखते हैं, A1, A2, A3, बी को हम क्या लिखते हैं, B1, B2, B3 मैट्रिक्स फॉर्म पे। इनर प्रोडक्ट करेंगे तो इनर प्रोडक्ट एक्चुअली में डॉट डॉट प्रोडक्ट होता है। डॉट प्रोडक्ट मतलब अगर मैट्रिक्स की भाषा में देखें तो ए को आप ए रहने दो और बी का आप ट्रांसपोज ले दो, मतलब इसको रो को एक्सचेंज करके कॉलम कर दो और कॉलम को रो कर दो। तो आप जब इनको मल्टीप्लाई करो तो आपके पास क्या आएगा, देखो A1 B1, A2 B2, A3 B3। तो नॉर्मली अगर मैं बोलूँ इनर प्रोडक्ट में ए डॉट बी, हम लोग इसको लिखते हैं, इनर प्रोडक्ट का ये सिंबल है, इनर प्रोडक्ट का ये सिंबल है, और ये होता क्या है, ए डॉट बी का सेकंड वाले का ट्रांसपोज मैट्रिक्स का इज इक्वल टू, थोड़ा सा अच्छे फॉर्म पे लिखेंगे तो समीशन आई इज इक्वल टू 1 2 3 A I B I।
ठीक है, इसको आप खोलोगे तो 1 रखोगे तो A1 B1, 2 रखोगे तो A2 B2, 3 रखोगे तो A3 B3। ऐसे ही हम लोग एन डायमेंशन के लिए भी कर सकते हैं। तो 1 to n कर देंगे, ए डॉट, ये ए डॉट बी है, ए कॉमा बी है, ए कॉमा बी से दिखाते हैं इसको हम, ए कॉमा बी। तो ए कॉमा बी है इज इक्वल टू समीशन आई इज इक्वल्स टू 1 to n ए आई बी आई। ठीक है, और अगर वेक्टर कॉम्प्लेक्स हुआ, मतलब उसमें ऐसा कुछ आ गया, फॉर एग्जांपल होगा तो नहीं कॉम्प्लेक्स, बट अगर ए वेक्टर कुछ ऐसा है, फॉर एग्जांपल 3 आयोटा आई कैप प्लस 4 जे कैप, तो हम लोग इसको ए स्टार लिख देंगे और बी को बी लिख देंगे। मतलब यहाँ पे आप इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिखोगे, मतलब ए स्टार क्या हो जाएगा हमारे पास, -3 आयोटा आई कैप प्लस 4 जे कैप। ठीक है, ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए है, ये एक्चुअली में इसका कुछ वो फिजिकल मीनिंग नहीं होगा। बट अब स्केलर प्रोडक्ट और इनर प्रोडक्ट एक्चुअली में हमको बताते क्या है, इनका फिजिकल मीनिंग क्या है, एक्चुअली में ये करते क्या है। तो बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लिया है मैंने। आप इमेजिन कीजिए 2 सॉन्ग्स, ठीक है, उनका वेव फॉर्म देखना है आपको। जैसे हम लोग देखते हैं ना, सॉन्ग बज रहा है तो उसका ऊपर नीचे ग्राफ जाता है साउंड का, वो देख। तो इनर प्रोडक्ट क्या मेजर करता है, वो ये मेजर करता है जो 2 सॉन्ग आपने बजाए उनमें कितनी सिमिलैरिटी है और क्या वो ओवरलैप कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। इनर प्रोडक्ट हमको ये बताता है। क्लियर है? देन अगर वो सॉन्ग टोटल डिफरेंट हुए, मतलब वो ओवरलैप ही नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर आ ही नहीं रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए कि आपने एक सॉन्ग बजाया, सॉन्ग 1, और ये आपने बजाया सॉन्ग 2। तो सॉन्ग 1 का ग्राफ फॉर एग्जांपल कुछ ऐसा था और सॉन्ग 2 का ग्राफ कुछ ऐसा था। तो ये मैच नहीं करेगा क्योंकि ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा ऐसा, ठीक है। मैच नहीं कर, ओवरलैप नहीं कर रहा। ओवरलैप नहीं कर रहा तो मतलब ओवरलैप ज़ीरो है। जब ऐसी कंडीशन होती है कि जब 2 वेक्टर्स आपस में ओवरलैप नहीं करते तो उसको हम बोलते हैं वो ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हैं। और अगर वो दोनों सेम सॉन्ग है, मतलब ये सॉन्ग 1 है, ये सॉन्ग 2 है, और दोनों सॉन्ग बिल्कुल मैच कर रहे हैं, तो इसके लिए केस में ओवरलैप 1 हो जाएगा और हम बोलेंगे कि भाई जो वेक्टर है वो नॉर्मलाइज्ड वेक्टर है। क्लियर हुआ? अब मैं थोड़ा सा इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ आपको कि हमारे पास हम, क्योंकि यहाँ पे वेव फंक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर मैं आपको बोलूँ ये वेव फंक्शन है, ठीक है, ये 2 वेव फंक्शंस, वे 2 स्टेट वेक्टर से मिलके बना है, 2 वेव फंक्शन से मिलके बना है, ठीक है, psi1 और psi2। तो मैं ये देखना चाह रहा हूँ क्या ये psi1 psi2 ओवरलैप करेंगे नहीं करेंगे, क्या ये सेम है नहीं है। तो मान लीजिए psi1 का कुछ ग्राफ ऐसा था और psi2 का ग्राफ भी कुछ लगभग ऐसा था। मैच लास्ट में नहीं कर रहे हैं बट है थोड़ा बहुत ओवरलैप कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये ज़ीरो नहीं है। पूरा ओवरलैप कर जाएगा तो पूरा ओवरलैप कर जाएगा तो पूरा ओवरलैप कर जाएगा तो हमारे पास हम बोलेंगे कि psi1 psi2 नॉर्मलाइज्ड है। इसका मतलब psi1 इज इक्वल्स टू psi2 है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब ये एक ही फंक्शन है, वे फंक्शन है, तो उसका फिर फंक्शन का जो ग्राफ है वो भी सेम है, और ग्राफ सेम है तो इसका मतलब वो दोनों फंक्शन सेम है। अगर मैं बोल दूँ कि psi1 sin x है और psi2 भी sin x है, दोनों का ग्राफ तो सेम है ना, तो इसका मतलब ये दोनों फंक्शन ही सेम है। तो इसका मतलब जब हम इनका इनर प्रोडक्ट करेंगे तो वो कितना आएगा, 1 आएगा, और हम बोलेंगे psi1 इज नॉर्मलाइज्ड, ये नॉर्मलाइज्ड होगा। इसीलिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि जब वो दोनों सेम होंगे तो वो नॉर्मलाइज्ड होगा, और सेम नहीं हुए तो उसका मतलब वो दोनों डिफरेंट है, इट मीन्स वो क्या है, ओवरलैप कर रहे होंगे, ठीक है। तो हम लोग इसको ऐसे दिखाते हैं, psi1 डॉट psi2 इज इक्वल टू 0, इट मीन्स ऑर्थोगोनल, एंड psi1 डॉट psi1 इज इक्वल टू 1 विच इज नॉर्मलाइज्ड, ठीक है। ये चीज़ है। तो आई होप आपको इनर प्रोडक्ट का थोड़ा फिजिकल मीनिंग समझ में आ गया होगा। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करिए, मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। एंड एट द एंड हमारे पास एग्जांपल मैंने लिया है यहाँ पे कि अगर 2 वेक्टर्स का हम लोग सेम वेक्टर है दोनों ए, उनका अगर हम लोग क्या लेंगे, इनर प्रोडक्ट लेंगे। क्या लेंगे? इनर प्रोडक्ट लेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, तो हमारे पास ये आएगा कि पहले का हमने, अगर वो कॉम्प्लेक्स है तो स्टार ले लो, कॉन्जुगेट ले लो,
और ए आई दोनों ए आई हो जाएंगे तो स्क्वायर बन जाएगा और 1 आएगा, तो वो क्या है, नॉर्मलाइज्ड है। और अगर इन केस ए और बी डिफरेंट है, वो ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, इट मीन्स वो 0 है, यानी कि ऑर्थोगोनल है। ठीक है, तो 1 भी आ रहा है, 0 भी आ रहा है, तो इसको इसके लिए हम यूज़ करते हैं क्रोनेकर डेल्टा सिंबल। क्रोनेकल डेल्टा ये क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा आई जे इज इक्वल टू क्रोनेकल डेल्टा फंक्शन होता है ये। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है। कब, जब आई और जे का वैल्यू दोनों इक्वल है। अगर ठीक है दोनों इक्वल है तो आंसर 1 है, नॉट इक्वल है तो 0 है। अब कैसे देखो, अगर मैं यहाँ लिख दूँ आई, फॉर एग्जांपल इसको समझना, आई जे इक्वल टू, ठीक है, दो केस बनेंगे, आई इक्वल टू जे है, मतलब अगर यहाँ 1 है तो A1 कॉमा A1, तो A1 का आंसर कितना आता है, 1 आता है। अभी हमने ऊपर देखा A1 मतलब सेम ही है, तो A 1 आ गया आंसर। तो क्रोनिकल डेल्टा का आंसर कितना आ जाता है, 1। कब, जब आई और जे सेम होते हैं, तो यहाँ 1 है। अच्छा, आई इज़ नॉट इक्वल टू जे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, A1 कॉमा A2 मान लेते हैं, तो आंसर कितना आ जाएगा, 0। ये कंडीशन बन गई क्रोनिकल डेल्टा वाली, इसको हम बोलते हैं ऑर्थो नॉर्मल। ऑर्थो मतलब 0, नॉर्मल मतलब 1, इसलिए देखो क्या आ रहा है, 0 और 1। ये हमारे पास क्या आ गया, ये जनरल कंडीशन। ठीक है, ये जनरल फार्मूला हो गया, कौन सा वाला, ए आई ए जे इज इक्वल टू डेल्टा आई जे। ठीक है, ये क्या कंडीशन हो गई, ये हो गई हमारे पास ऑर्थो नॉर्मल, मतलब आप ऑर्थोगोनल और नॉर्मलाइज्ड को इकट्ठा एक साथ रिप्रेजेंट कर सकते हो इन केस ऑफ वेक्टर। और ऐसी मैं साई भी लगा सकता हूँ, साई आई साई जे इज इक्वल टू डेल्टा आई जे। ये क्या है, ऑर्थोनॉर्मल वेव फंक्शंस, वेव फंक्शंस। ठीक है, क्लियर हुआ, तो ये हमारे पास ये आंसर आता है। अब इसके बाद एक्चुअली में बहुत सारी चीज़ें हैं, वो क्वांटम मैकेनिक्स में एकदम से मैं स्टार्ट नहीं कर सकता उसको, बट धीरे धीरे हम लोग बिल्डअप करेंगे कंसेप्ट। मैं उसमें नहीं आता हूँ भी, डिराक डेल्टा फंक्शन, सॉरी डिराक, उसको बोलते हैं हम लोग डिराक नोटेशंस, वो बहुत बात की बात है। अभी हम लोग सिंपल चलते हैं। अब हमारे पास लास्ट जो चीज़ बच गई वो बच गई लीनियरली डिपेंडेंट और ये लीनियरली इंडिपेंडेंट क्या होते हैं, ये वेव फंक्शन बोल दो या इनको वेक्टर्स बोल दो। तो जब ए हमारे पास एक वेक्टर है A1 A2 डॉट डॉट AN, इफ़ देयर एग्जिस्ट, हमारे पास ये कंडीशन बन गई, क्या है ये कंडीशन, कि समीशन आई इज इक्वल टू 1 to N। ठीक है, हमारे पास है CI AI, मतलब अगर C1 A1 0 आ गया, ठीक है, ऑब्वियसली A1 तो 0 हो नहीं सकता क्योंकि वो वेक्टर है, तो C1 0 होगा। ठीक है, अगर हमारे पास जो कांस्टेंट होता है C1 C2 CN, इनमें से कोई भी एक 0 हो जाए, कोई भी एक, तो हम बोलेंगे कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है। और अगर हमारे पास सारे ही C1 C2 CN तक 0 हो गए, तो हम बोलेंगे कि हमारे पास जो वेक्टर है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर है। ठीक है, तो इसी वीडियो को स्टॉप करते हैं यहाँ पे, बहुत लंबा हो जाएगा वरना वीडियो। तो आई होप आपको थोड़ा सा ऐसे समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, मैं थोड़ा सा इसमें कोशिश करूँगा सुधार करने की। और पसंद आए तो उसको लाइक करिए, और इसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि क्वांटम मैकेनिक्स को धीरे धीरे समझे, क्योंकि 0 to एडवांस है तो मैं बहुत बेसिक्स लेके चल रहा हूँ। और अभी ये है कि इसके PDF नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप डाउनलोड करिएगा। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, अच्छे से पढ़ते रहिए।